चलिए इस सेट को लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सेट लेंगे। ए, सपोज ए में एलिमेंट्स थे ए कामा बी कामा सी, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है डी कामा ई कामा एफ। तो हम डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी। क्या डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन होंगे, वो होगा ए कामा डी, ए कामा ई, ए कामा एफ। और कौन से एलिमेंट होंगे, बी कामा डी, बी कामा ई, बी कामा एफ, और कौन होगा, सी कामा डी, सी कामा ई, और सी कामा एफ। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं इसको, सपोज ये आपका सेट ए है, ए बी सी एलिमेंट्स है। ये सेट बी है, इसमें आपके पास डी ई एफ एलिमेंट है। तो अगर आपको ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो इसके हर एक एलिमेंट्स का इसके साथ में ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट्स का, हर एक एलिमेंट्स का। तो ए का बनाएंगे तो ए कामा डी, ए कामा ई, ए कामा एफ। बी का बनाएंगे तो बी डी, बी ई और बी एफ बनेगा। सी का बनाएंगे तो सी डी, सी ई और सी एफ बनेगा। तो इस तरीके से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपको, वो आपके ए क्रॉस बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए क्रॉस बी, ए या एक्स कामा वाई लिख दूं मैं, मान लो ए क्रॉस बी को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, मतलब नोटेशन फॉर्म में एक्स कामा वाई, ये इस तरीके से होगा ए कामा बी, सच दैट ए ऑलवेज बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑलवेज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, A always belongs to A and B always belongs to B। ठीक है, ये A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सच दैट X is always element of A and Y is always element of B। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट हो वो एक क्रॉस वाले में पहले सेट से बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करे। ठीक है, ओके। यस सर। अब इसका, इस सेट का जो ए क्रॉस बी का बनाया गया है, इसका हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ए टू बी में एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए टू बी में एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो हमको अब इस बात को मान लेना चाहिए। ये बात ये है कि अगर हम रिलेशन या फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब वो एक सेट से दूसरे सेट के बीच के रिलेशन या फंक्शन की बात होगा। मतलब उनके एलिमेंट्स किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस चीज को बताने के लिए यूज होगा। ठीक है, ओके। मतलब रिलेशन या फंक्शन को बताने के लिए, जानने के लिए हमको एक बात ध्यान रखना है कि वो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट से ऑर्डर्ड पेयर बने थे, उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स होंगे उसमें।
इसके बाहर का कोई भी एलिमेंट्स आर या एफ को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो इसका कोई भी एलिमेंट अगर लिखा जाए ए कामा बी, एलिमेंट आर लिखा जाए, तो इसका मतलब होता है इसको ए आर बी भी लिखा जाता है, और इसका मीनिंग होता है ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर, ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए इसको एक फैमिली रिलेशन के तरीके से बना करके देखते हैं। मान लेते हैं ये फैमिली है, कोई भी नाम ले लो, मान लो ये फैमिली है, फैमिली में ये अमर है, और ये कोई भी नाम ले लो, मान लो ये नीना है, मान लो नीलम है। ठीक है, ये अमर है, ये नीलम है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है। तो अभी तो एक ही फैमिली के पार्ट थे, अब क्या करेंगे, ये ब्रदर की फैमिली हो गई, यहाँ पे ये इसके सिस्टर की फैमिली हो गई। ठीक है, ये ब्रदर की फैमिली हो गई, ये सिस्टर की फैमिली हो गई इसकी। अब देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, अमर की वाइफ है, ये अमर का सन है, अमर की डॉटर है। ठीक है, ये नीलम है, यहाँ पे इसका हस्बैंड है, इसका सन है, इसका डॉटर है ना। अब मान लो इसकी वाइफ का नाम है ए, इसके सन का नाम है बी, इसकी डॉटर का नाम है सी, इसके हस्बैंड का नाम है एक्स, सन का नाम है वाई, डॉटर का नाम है जेड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट ऑर्डर पेयर बनने जा रहा है। अगर आप अमर और नीलम की फैमिली में टोटल मैपिंग चाहते हो, टोटल रिलेशन चाहते हो जानना कितने बनेंगे, तो वो रिलेशन कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से। ए की, अमर की वाइफ नीलम के सन और डॉटर दोनों की मामी होगी, मैटरनल आंटी, है ना। ठीक है, Yes, ओके। sir. इसी तरीके से इसके हस्बैंड की ये सिस्टर इन लॉ होगी, बी यानी जो इसका सन होगा ये मैटरनल अंकल होगा, और ये दोनों इसके ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, कजिन्स हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे, यानी हर एक एलिमेंट्स इन दोनों का एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब आप अमर की फैमिली से नीलम की फैमिली का टोटल रिलेशन निकालोगे, जो अमर की फैमिली से नीलम की फैमिली की बात करोगे, तो ध्यान रखना कि हर एक पहला एलिमेंट आपका होना चाहिए अमर की फैमिली का, और फिर नीलम की फैमिली का। तो अमर की फैमिली का हर एक एलिमेंट नीलम की फैमिली के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है ना। सिस्टर इन लॉ, Yes, sir. ठीक है, आंटी इन लॉ, मैटरनल आंटी, मैटरनल आंटी, है ना। इसी तरीके से बी भी पूरा पूरा रिलेटेड होगा, किस तरीके से रिलेटेड होगा, ये अंकल हो जाएगा, ये कजिन्स हो जाएंगे, ये भी कजिन्स हो जाएगी। ठीक है,
ये भी अंकल हो जाएगा, हस्बैंड जो होगा इस एलिमेंट का अंकल होगा, और ये भी कजिन्स, ये भी कजिन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब दो फैमिली के बीच Yes, में sir. रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इस रिलेशन को हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका हर एक एलिमेंट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? हर एक एलिमेंट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसके सेट की बात करें तो ये ए एक्स होगा, ये ए वाई होगा, ये ए जेड होगा, एंड बी का देखें तो बी के साथ में एक्स होगा, बी के साथ में वाई होगा, और बी के साथ में जेड होगा, सी के साथ में एक्स होगा, सी के साथ में वाई होगा, और सी के साथ में जेड होगा। ठीक है, इसमें से किसी भी एलिमेंट को उठा के आप देख लो, ये अमर और नीलम की फैमिली के बीच में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अमर और नीलम की फैमिली के बीच में एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिलेशन या फंक्शन जानने के लिए हमारे पास दो सेट होना चाहिए, एक सेट जिसमें से, एक दूसरा सेट जिससे, जिसमें से और जिससे। ठीक है, ठीक है, आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, मैपिंग डिफाइन कर रहे हो। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो इसमें देखो कितने रिलेशन बन जाएंगे, बहुत सारे रिलेशन बन रहे थे। ए और वाई के बीच में जो रिलेशन बन रहा था, वाई जो था इसकी सिस्टर इन लॉ का सन था, ए की, है ना। जेड जो है ए की सिस्टर इन लॉ की डॉटर है, और एक्स जो है ए की सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड है। बी को देखो तो बी जो है एक्स से ऐसे रिलेटेड है कि बी और एक्स ऐसे रिलेटेड है कि एक्स बी का क्या बन रहा है, अंकल बन रहा है। ठीक है, अब बाकी ये कजिन्स ब्रदर्स हो गए, ब्रदर्स एंड सिस्टर हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर है आपके पास। तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है जो रिलेटेड ना हो, तो यानी ए और बी दो सेट में जो मैक्सिमम रिलेशन प्रोड्यूस हो सकता है या बन सकता है या क्रिएट हो सकता है वो इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी के। ठीक है, यानी जो भी रिलेशन आप बनाओगे ए और बी के बीच में वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्या होगा? वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। बस इतनी सी पॉइंट आपको जाननी थी। मतलब आर में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए क्रॉस बी में ना हो। ठीक है, तो यानी कोई भी एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में नहीं है वो आर में नहीं हो सकता है। ये चीज आपको लिमिट करेगी और ये बताएगी कि डोमेन और रेंज की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका सेट ए और सेट बी की डिफिनीशन क्या है और उसके एलिमेंट्स एक दूसरे से किस तरीके से जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो क्या हमें पता है कि रिलेशन आर ये सबसेट होता है
अगर दो सेट है हमारे पास तो ए क्रॉस बी होगा। अगर सेट ए से सेट ए की ही बात करेंगे तो इसको लिखेंगे ए क्रॉस ए। ठीक है, तो रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए टू ए में जो रिलेशंस होंगे उसमें दो एक्सट्रीम रिलेशन होंगे, दो एक्सट्रीम रिलेशन होंगे, वो होगा फाई और ए क्रॉस ए। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन देगा और ये आपका जीरो रिलेशन देगा। फाई भी आपका एलिमेंट होगा। ठीक है, ओके। तो ये ए प्लस से लिखा है इधर। ए क्रॉस ए लिखा हुआ, ए टू ए रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा ओके। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज सेट ए इज गिवन एज 1, 2, 3, 4। अब कोई रिलेशन आर इनके बीच में डिफाइन किया गया है। आर इज ए कामा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो इसको बना के देखना पड़ेगा। सेट ए लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ढूंढो इसको। तो ए क्रॉस ए क्या मिलेगा आपको इसमें? ए क्रॉस ए मिलेगा आपको 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, और क्या मिलेगा? 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 और क्या मिलेगा? 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और क्या मिलेगा? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 ये मिलेगा। यस सर। अब इसमें से चेक करो कौन सा एलिमेंट है जो a माइनस बी इक्वल टू 10 दे रहा है। तो देखो 4 4 सबसे बड़ा एलिमेंट है और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और 4 1 सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा। तो 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4 की वैल्यू 3 हो जाएगी। बाकी सबकी वैल्यू इनके बीच में होगी, तो कोई भी वैल्यू नहीं है इनके बीच में जो कि a माइनस बी से रिलेटेड हो। तो इस तरीके का रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एक इम्पटी सेट होगा। ठीक है, क्या होगा? एक इम्पटी सेट होगा। इसी तरीके से अगर इसको डिफाइन किया जाता, अगर इसको डिफाइन किया जाता आपके रिलेशन को सच दैट R is defined as a comma b such that modulus of a minus b is greater than या equal to 0, is greater than या equal to 0। तो ध्यान से देखें, तो इसमें हर एक एलिमेंट जो है, इसका हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, मॉडुलस है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3। तो ये आपका ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। इसका हर एक एलिमेंट ए क्रॉस ए का इस रिलेशन में फिट बैठेगा। ठीक है, यस। तो इस तरीके का जो रिलेशन पहला रिलेशन था, इस रिलेशन को हम बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको?
इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, दिस इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। मतलब जब सेट ए का सेट बी से या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, कोई भी एलिमेंट्स ना हो उनके रिलेशन में, और जो दूसरा वाला सेट बनता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। जब आपके फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ में रिलेटेड हो, ठीक है, यानी जो सेट हो वो इक्वल हो जाए ए क्रॉस ए के, तब आप बोलेंगे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन। डिफिनेशन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, कितना नोट कर लिया? चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। एम्पटी सेट, एम्पटी रिलेशन, देखो ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर in a set A, a relation R in a set A is called empty relation, is called empty relation if no element, if no element of A is, if no element of A is related to any element of B, सॉरी any element of A, A to A ले रहे हैं ना, any element of A, that is R equal to phi subset of A क्रॉस A, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन करेंगे। यूनिवर्सल सेट की डिफिनेशन पता थी कि सारे एलिमेंट्स उसमें हो, उसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन में सारे रिलेशन जितने पॉसिबल हैं एक क्रॉस ए में वो सब इसके एलिमेंट हों। ये रिलेशन आर इन सेट ए रिलेशन आर इन a relation R in a set A, in a set A is called universal relation, is called universal relation if each element, if each element of A is related to every element, related to every element of A, that is R, that is R equal to A cross A,
ध्यान रखना, एक रास से सबसे बड़ा रिलेशन आपके पास हो सकता है, ठीक है। और जब वो इक्वल टू आर के हो जाए तो उस सेट को, उस रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। ये जो एम्पैथी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है, इनको ट्रिवियल रिलेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सेट में ये प्रेजेंट ही प्रेजेंट होते हैं। एम्पैथी सेट भी होगा और यूनिवर्सल सेट भी होगा, क्योंकि जब भी आप रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात करोगे तो एक राशि और पाई तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको मान के चलना है कि ये दो रिलेशन तो आपके उसमें रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो समटाइम्स नोट कर लो, कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। लिखो बोथ द एम्पैथी रिलेशन, बोथ द एम्पैथी रिलेशन both the empathy relation and the universal relation are called ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है। मतलब इनको आपको खोजने की जरूरत नहीं है, ये रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी। उनको अलग अलग नाम क्या देंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कब होंगे, क्या डिफिनेशन होगी इनकी, कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे रिलेटेड है ये एक दूसरे से, ठीक है। उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंट कब कहा जाएगा? जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कब कहा जाएगा? जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। क्या क्या? जब आर आपका रिफ्लेक्सिव हो, जब आर आपका रिफ्लेक्सिव हो, आर आपका सिमेट्रिक हो, और आर आपका क्या हो? ट्रांजिटिव हो। जब वो ट्रांजिटिव हो, देखो इक्विवेलेंट रिलेशन, कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंट तब होगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। अब इसका मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि हर एक एलिमेंट उस रिलेशन के थ्रू अपने आप से जुड़ा हो। मतलब अगर ए एलिमेंट ए है, ए एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट आपका सेट में है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपका सेट में है, तो ए कामा ए मस्ट बी एलिमेंट ऑफ आर हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए आर ए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट स्वयं से जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर एलिमेंट ए बी से जुड़ा हुआ है तो बी भी ए से जुड़ा होगा, ठीक है। ए कामा बी एलिमेंट आर हो तो ये बी कामा ए भी एलिमेंट आर होना चाहिए। अगर ये है आपके पास में, ए और बी दोनों ए के एलिमेंट है, ठीक है।
ए जिस रिलेशन से बी से जुड़ा है, बी भी उसी रिलेशन से ए से जुड़ा हो तो आर को सिमेट्रिक कहेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है कि ए कामा बी एलिमेंट आर हो एंड बी कामा सी एलिमेंट आर हो, तो इस तरीके से हो ये, ठीक है, इस तरीके से हो कि ए और सी भी एलिमेंट आर हो। तो दिस विल इम्प्लाइज कि ए कामा सी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ आर, वेयर ए बी सी ऑल आर एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, यानी ए आर बी हो, बी आर सी हो, तो ये इम्प्लाई करे कि ये ए आर सी भी होगा, तो फिर आपका आर रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो कोई भी रिलेशन आर उसको इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे, कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंट कहा जाएगा इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब तीनों डिफिनेशन कंडीशन लिख लो। इकट्ठे फुलफिल होनी चाहिए। क्या चीज बेटा? तीनों कंडीशन इकट्ठे फुलफिल होनी चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकती। अलग अलग नहीं मतलब समझे नहीं है, फिर से बोलो। मतलब कि एक ही उसमें फुलफिल होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहला दूसरा हो गया तीसरा नहीं है तो नहीं, ये तीनों कंडीशन फुलफिल, यानी आर को रिफ्लेक्सिव भी होना है, आर को सिमेट्रिक भी होना है और आर को ट्रांजिटिव भी होना है, तभी ये इक्विवेलेंट रिलेशन बनाएगा। तो लिख लो डिफिनेशन, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर इन set A is said to be an equivalent relation, said to be an equivalent relation if R is reflexive, if R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, हो गया। एक मिनट सर। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे, ठीक है, इतना नोट कर लिया। एक एग्जाम्पल करते हैं, लेट T be the set of all triangles, let T be the set of all triangles, let T be the set of all triangles in a plane, in a plane with R a relation, with R a relation, with R a relation in T given by
R इक्वल टू T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalent relation. R is an equivalent relation. ठीक है। T क्या है? सेट है। किसका सेट है? बहुत सारे ट्रायंगल्स का। T क्या है? सेट है बहुत सारे ट्रायंगल्स का। ठीक है। और R क्या है? रिलेशन है कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि उसके जैसा शेप और साइज दोनों का सेम हो। T1 T2 एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड हैं कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हुआ कि T1 और T2 का साइड्स और एंगल सब कुछ सेम हो, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे दोनों। ठीक है। ओके, तो देखो ध्यान से, मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ए है, या मान लो टी में बात करें T1 है, तो कोई ट्रायंगल T1 है। आपको पता है कि T1 हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? T1 के होगा। हर एक ट्रायंगल अपना Yes, कॉन्ग्रुएंट sir. होता है, अपने बराबर होता है। तो इसका Yes, मतलब हो गया कि T1 इज रिलेटेड विद T1 बाई रिलेशन R, है ना। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर लैंग्वेज में लिखेंगे। यानी ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, T2 लेगो तो T2 इक्वल टू T2 रिलेटेड टू R। तो इस तरीके से इसका हर एक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा देखते हैं, लेट ट्रायंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2। तो अगर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन इनके बीच में, तो T2 और T1 में भी वही रिलेशन होगा। मतलब T1 R T2 है, तो दिस इंप्लाइज T2 R T1 होगा। अगर T1 T2 के बराबर है तो T2 भी तो T1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी yes, R sir. हमारा सिमेट्रिक भी है। सपोज ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T2 के, और ट्रायंगल T2 है ट्रायंगल T3 के। तो जहां पे T2 है वहां पे T3 लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि T3 T2 का ही तो इमेज है। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं कि T1 R रिलेटेड टू T2 एंड T2 R रिलेटेड टू T1। ये इंप्लाइज कर रहा है कि T1 R T3 भी है, यानी ट्रांजिटिव भी है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. इस तरीके से आपको प्रूव करना होता है, तो पहले समझना होगा क्वेश्चन को, फिर लिखना होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। ठीक है, लिखे, इसको हटा दें यहां से। Sir, drawing या फिर ऊपर वाली लाइन? हाँ, समझ लिया, तब इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा पूरे को। Yes, sir.
ठीक है, लिखते हैं। हर एक को प्रूव करना पड़ेगा, तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, फिर सिमेट्रिक प्रूव करो, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करो। पॉइंट नंबर 1, R is reflexive। R is reflexive, ठीक है। देखो, since every triangle is congruent to itself, that is T1 related with T1 R T1 where T1 element A, यहाँ पे सेट T है तो T1 एलिमेंट T करेंगे हम, T1 एलिमेंट T, ठीक है। ओके, नंबर 1 चेक किया। नंबर 2 चेक करो कि R आपका R इज सिमेट्रिक, ठीक है। लेट T1 T2 elements are, this implies T1 is congruent to T2. This statement can be also written as T2 is congruent to T1. This means this can be written as T2 related with T1 by R, लिख सकते हैं। ठीक है, Yes. hence R is symmetric, ठीक है। R is symmetric because T1 T2 element R, तो T2 T1 भी element R हो गया, तो this implies T2 T1 also element of R, so since T1 T2 element R and T2 T1 element R, therefore R is symmetric, ठीक है। थर्ड आपको चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव, इतना नोट कर लिया। 1 मिनट सर। हो गया सर। चेक करते हैं थर्ड कि आर आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं। आर इज ट्रांजिटिव, लेट T1 comma T2 element R and T2 comma T3 also element of R, ठीक है। T1 T2 element R और
इसको इस तरीके से लिखते हैं और कई बार इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों साथ में ले लेते हैं। कामा T2 कामा T3 element R. This implies T1 is to T2, ठीक है, and T2 is to T3, ठीक है। Means T1 is T3 लिख सकते हैं। तो फिर T1 T2 के है, T2 T3 के है, तो ये T2 की जगह पे T3 यूज किया जा सकता है। तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3 हो जाएगा। मीनिंग क्या निकला कि T1 is related to T3 by relation R. This means T1 comma T3 is also element of R. Therefore R is transitive. ठीक है, R is transitive प्रूफ हो गया। और लास्ट में लिखो सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalent relation. R is an equivalent relation, hence proved. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव ना हो। कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। लेट L be the set of all lines, let L be the set of all lines, let L be the set of all lines in a plane, and R be the relation, and R be the relation in L defined as R equal to L1 L2 such that L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. So that R is not equivalent relation, so that R is not an equivalent relation. ठीक है,
तो समझते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको करेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ा हो। आपको पता है कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, मतलब L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। L1 R से स्वयं को नहीं जोड़ सकती है, यानी R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है, L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो आपको पता है कि L2 भी परपेंडिकुलर L1 होगा, यानी R आपका सिमेट्रिक है। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है और L2 परपेंडिकुलर L3 है, तो L1 और L3 पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं। देन this does not lead L1 or L3, then this does not lead to L1 L3, यानी R आपका सिर्फ सिमेट्रिक है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। नंबर 1, R is reflexive। चेक करना है कि R रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, देखते हैं। लिखो R is not reflexive, R is not reflexive as a line L1 cannot be perpendicular to itself, that is L1 is not possible। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 does not belongs to R, ठीक है, L1 does not belongs to R, ठीक है। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नेक्स्ट पेज पे चेक करेंगे। यस चेक करते हैं कि वेदर R इज सिमेट्रिक और नॉट। सर एक सेकंड पीछे दिखाना। हो गया सर। चेक करते हैं कि R इज सिमेट्रिक और नॉट। R इज सिमेट्रिक, यस R इज सिमेट्रिक। लिखो लेट L1 comma L2 element R, this implies L1 is perpendicular to L2, is perpendicular to L2, L is perpendicular to L2. If L1 is perpendicular to L2, then L2 is also perpendicular to L1 होगा। This implies L2 is perpendicular to L1. This means
L2 L1 is also element of R. ठीक है, so R is symmetric. Therefore R is symmetric. सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव नेचर चेक करेंगे। R is transitive. Let L1 L2 comma L2 L3 element R. This implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. ठीक है, this implies L1 is parallel to L3. L1 is parallel to L3 हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया L1 कामा L3 does not belongs to R, क्योंकि रिलेशन R का परपेंडिकुलर था और इनमें रिलेशन पैरेलल का मिल रहा है आपको। ठीक है, लिखो यहाँ पे therefore R is not transitive. ठीक है, since R is neither reflexive nor transitive, therefore R is not an equivalent relation. Therefore R is not an equivalent relation. नोट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। So that the relation R in the set, so that the relation R in the set, so that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equal to 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive.
ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं फिर लिखेंगे तो इजी रहेगा। देखो, रिफ्लेक्सिव का होने का मतलब हुआ कि इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हो, यानी 1R1 अगर आप निकालो तो आपको 1,1 मिलना चाहिए। 2R2 की बात करो तो आपको 2,2 होना चाहिए एलिमेंट R, और 3R3 अगर आप देखो तो 3,3 भी एलिमेंट आपका R होना चाहिए। तो R में चेक करो, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, यानी R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी अपने आप से जुड़ा हुआ है। अब अगर आपको सिमेट्रिक चेक करना है तो 1 2 3 था, तो 1 को 2 से जोड़ो, 1R2, तो 1R2 तो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपको 2R1 भी मिलना चाहिए था। 1R2 का मतलब 1,2 हो गया, 2R1 का मतलब 2,1 होता है। क्या 2,1 दिया हुआ है इसमें कहीं पे? तो नहीं दिया हुआ है, तो आपको मिल गया 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये आपका सिमेट्रिक नहीं रहा। इसी तरीके से लेते हैं 1 2R जुड़ा हुआ है, 2R3 जुड़ा हुआ है, मतलब 1,2 आपके सेट में है, 2,3 भी आपके सेट में है। इसका मतलब है कि 1R3 होना चाहिए था, यानी 1,3 भी आपके सेट में होना चाहिए था। क्या 1,3 आपके सेट में है R में? नहीं है, तो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं कि R रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए देखते हैं इसको लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे। लिखो, तो क्वेश्चन को देखो, एक बार रफ आइडिया दिमाग में रख लो कि हमें करना क्या है। जब वो आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगी तो फिर लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखना आसान हो जाता है। देखते हैं कैसे आसान होता है लिखना। देखो, R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 है। सिंस R1R मीन्स 1,1 एलिमेंट R है, यस। 2R2 मीन्स 2,2 एलिमेंट R है, यस है। 3R3 3,3 एलिमेंट R है, यस है। ठीक है, 1 एलिमेंट इस सेट का है, 1 एलिमेंट जो भी सेट आपको दिया 1,2,3 का है। ठीक है, तो आपने देखा इस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 1,1 2,2 3,3 जो सेट R है इसका एलिमेंट है, therefore R is reflexive। ठीक है, तो सिंस 1,1 2,2 3,3 एलिमेंट्स आर, therefore R is reflexive। ठीक है, 1,1 2,2 and 3,3 all belongs to R, therefore R is reflexive। ठीक है, इसी तरीके से सिमेट्री चेक कर लेते हैं। देखो 1,2 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2 R को बिलोंग करता है, बट 2,1 does not belongs to R। इसी तरीके से
2,3 बिलोंग करता है R को, and 2,3 belongs to R, but 3,2 does not belongs to R. Therefore, this implies R is not symmetric. सिमेट्रिक का मीनिंग होता है अगर ए बी से जुड़ा है तो बी भी ए से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। यस R is not transitive. Why? Since 1,2 belongs to R and 2,3 also belongs to R, but 1,3 does not belongs to R. ठीक है, does not belongs to R. ठीक है, therefore R is not transitive. R is not transitive. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन देखेंगे।